Hello everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the paper solution of part test 07. So without any delay, let's go for the solution. Let's go for question number 1. The equation of continuity is based on conservation of mass. So according to option question 1 का option D क्या है? Correct है. Let's go for question number 2. 3 liquids of densities rho 1, rho 2, rho 3 having the same value of surface tension T rise to the same height in 3 identical capillaries. The angles of contact theta 1, theta 2, theta 3. हाइट का जो इक्वेशन है आप सभी को मालूम है, दैट इज 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर. यहाँ पर बोला गया सरफेस टेंशन सेम है, कैपिलरी ट्यूब सेम है. इसका ये मतलब मैं बोल सकता हूँ s कांस्टेंट होगा, r भी सेम होगा, इस g भी हमारा कांस्टेंट है, 2 भी हमारा कांस्टेंट है, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. अगर डेंसिटी किसी का ज़्यादा है तो हाइट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम होगी, लेकिन हमें हाइट को बराबर करना है. इसका मतलब है कॉस थीटा को हमें बढ़ाना पड़ेगा और कॉस थीटा को बढ़ाने के लिए थीटा घटाना पड़ेगा. इसका मतलब है डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका एंगल हमारा क्या होगा? कम होगा. तो एंगल किसका कम होगा? इसका मतलब है रो 1 सबसे ज़्यादा, इसलिए थीटा 1 सबसे छोटा होगा. और यहाँ पर लिक्विड राइज कर रही है, इसका ये मतलब है जो एंगल लाई करेगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है. Let's go for the next question. Let's go for question number 3. Equal masses of water and a liquid of relative density 2 are mixed together. Then mixture has a density of. यहाँ पर 2 लिक्विड है, दोनों लिक्विड को मिक्स किया गया. उनमें से एक लिक्विड वाटर है और दूसरा लिक्विड कोई और है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको दे दी गई है, दैट इज 2. तो आपसे बोला गया मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी. तो मिक्सचर की डेंसिटी यहाँ पर लिखी जा सकती है 2 इंटू रो 1 इंटू रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2. क्लियर है? 2 इंटू रो 1. अगर मैं वाटर की डेंसिटी बोलूँ यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो दूसरे की डेंसिटी क्या होगी? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है. Let's go for question number 4. A steel wire of length 4 meter and cross sectional area 2 into 10 to the minus 5 meter square stretches by the same amount. Amount हमारा सेम है, मतलब डेल्टा एल सेम है. As a copper wire of length 2.5 meter and cross sectional area of 4 into 10 to the minus 5 meter square under a given load. मतलब दोनों के केस में हमारा लोड भी सेम है. तो रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है दैट इज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल. इसमें क्या है? डेल्टा एल सेम है, फोर्स सेम है, सेम लोड है, सेम इलोंगेशन है, तो ये सेम है. सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A. इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि Y1 डिवाइडेड बाई Y2 क्या होगा तो मैं लिख सकता हूँ L1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू वट A2 डिवाइडेड बाई L2. ये लिख सकते हैं. अब यहाँ पर L1 और L2 जो दिया गया है उसकी वैल्यू रख लें. L1 की बात करें तो ये 4 मीटर है, L2 की बात करें तो ये 2.5 है, A2 की बात करें तो A2 हमारा क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. और अगर मैं A1 की बात करूँ तो ये हमारा कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है. इससे ये कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल. दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 2.5. इसका मतलब 80 डिवाइडेड बाई 25, 5 से 5 टाइम में, और ये हमारा कितना? 16 टाइम में कैंसिल. इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाई 5. क्लियर है? 16 डिवाइडेड बाई 5 तो ऑलमोस्ट ये किसके बराबर हो गया? 3.2 के बराबर हो गया. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस r, one end of which has n fine holes each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is. मान लिया जाए हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस दे दिया गया है r है. यहाँ पर जो लिक्विड पास हो रही है वो v वेलोसिटी से पास कर रही है. इसमें n नंबर ऑफ होल्स बनाए गए हैं और सारे होल्स आइडेंटिकल हैं, सभी का रेडियस हमारा r है. यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू वट? A2 V2. क्लियर है? यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कैपिटल R है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर इंटू वेलोसिटी जो दे दी गई है वो हमारा v है. यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर n नंबर ऑफ होल्स है, तो मैं लिख सकता हूँ n इंटू पाई r स्क्वायर. यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसे मैं v डैश मान लूँ. यहाँ से जो इजेक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी v डैश मैंने मान लिया. सो v डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? पाई से पाई कैंसिल. दिस इज इक्वल टू v r स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्मॉल r स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ
580 nanometer is incident on a slit of width 0.30 millimeter. The screen is 2 meter from the slit. The width of central maxima is, width of central maxima की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 lambda divided by b into what d. क्लियर है? 2 lambda, lambda दे दिया गया है 580 नैनोमीटर, मैं इसे लिख सकता हूँ 0.58 into 10 to the power minus 6. d दे दिया गया है, that is d is equal to what, 2 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर बोला जाए तो स्मॉल b जो विड्थ दे दिया गया है दैट इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. 10 टू पावर माइनस 3 से 10 टू पावर माइनस 3 टाइम में कैंसिल. अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम में कैंसिल होगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8. 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसके आसपास देख लीजिए विच वन इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. हाइजेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. हाइजन कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग वेव फ्रंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8. 4 वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज. वेव इक्वेशन दे दिया गया है और बोला गया है किसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है. जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है. तो ध्यान से देखें, पहले में फ्रीक्वेंसी सेम है, तीसरे में फ्रीक्वेंसी सेम है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी हमारा डिफरेंट है, पहले तीसरे और चौथे में फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इन तीनों में से किसी के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है. तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड दिया गया है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9. 2 slits separated by a distance of 1 millimeter are illuminated with red light of wavelength 6.5 into 10 to the power minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter from the slits. The distance between the third dark fringe and fifth bright fringe on the same side of the central maxima. अगर मैं fifth bright fringe की बात करूं तो fifth bright fringe होगा 5 lambda d divided by small d पे बनेगा. क्लियर है? थर्ड डार्क फ्रिंज की बात करें तो थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पाथ डिफरेंस हमें मालूम है. पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या लिखा जाए, दिस इज 5 lambda डिवाइडेड बाई 2. थर्ड के लिए अगर मैं बोलूँ थर्ड डार्क फ्रिंज का अगर वैल्यू पता करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, d डिवाइडेड बाई d को डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस इज 5 lambda d डिवाइडेड बाई 2d. इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है. इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लिखा जाए तो 5 lambda d डिवाइडेड बाई d माइनस वट 5 lambda d डिवाइडेड बाई 2d ये लिखा जा सकता है. एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 lambda d डिवाइडेड बाई 2d. अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख लें. अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रख लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2. लेमडा की वैल्यू दे दी गई 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. 6.5 मतलब 0.65 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. इंटू डी की अगर मैं बात करूँ तो डी हमारा 1 मीटर है. स्मॉल डी की अगर बात करें तो स्मॉल डी हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया दैट इज़ 1 मिलीमीटर. तो यहाँ पर रख लें 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इससे 10 टू पावर माइनस 3 टाइम में ये कैंसिल. मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये ऑलमोस्ट 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये कितना है 0.32 टाइम में ये कैंसिल होगा. 0.32 इंटू 5 इट इज़ ऑलमोस्ट 1.6 होगा. 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इसका मतलब 1.62 मिलीमीटर के बराबर. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड. इफ नाउ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, व्हाट चेंजेस इज एक्सपेक्टेड इन इंटरफेरेंस पैटर्न. याद रखें जब भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया जाता है तो हमारे जो फ्रिंजेस बनते हैं वो कलरफुल बनते हैं. तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगे वो डिफरेंट कलर के बनेंगे. क्लियर है? सो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई 4 डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी. अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा वो हमारा I0 है. तो बीटा बाई 4 की अगर मैं बात करूं तो बीटा बाई 4 दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज y. बीटा बाई 4 को मैं लिख सकता हूं लैम्डा d डिवाइडेड बाई 4d स्मॉल d. लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 इंटू वट d डिवाइडेड बाई d. और अगर मैं y को कंपेयर करूं तो हमें मालूम है d डिवाइडेड बाई d इंटू डेल्टा x होता है. इसका मतलब है डेल्टा x की जगह पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दिस इज लैम्डा डिवाइडेड बाई 4.
सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स, इसका मतलब है 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 4, लेमडा से लेमडा कैंसिल, दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 2, सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दिस मच। सो आपसे बोला गया व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इंटेंसिटी दे दी गई है दैट इज आई नॉट, इन जनरल जो दिया होता है 4 आई नॉट, यहाँ पर दिया हुआ है आई नॉट, उसके अकॉर्डिंग लिख लें cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज 1/2, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 12. A parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single slit of width 0.001 millimeter. The light is focused by a convex lens on a screen placed on a focal plane. The first minimum will be formed for the angle of diffraction equal to. तो यहाँ पर एंगल सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा मतलब साइन थीटा फर्स्ट डार्क एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा डिवाइडेड बाई बी। लेमडा दे दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय बी की बात करें तो ये दे दिया गया 0.001 मिलीमीटर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -6, इससे ये कैंसिल दैट इज हाफ साइन थीटा 1 फर्स्ट डार्क इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब थीटा फर्स्ट डार्क इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फर्स्ट डार्क जो बनेगा वो 30 डिग्री एंगल पे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीज फ्रॉम r to 2r, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, u फाइनल माइनस u इनिशियल एंड दिस इज द सरफेस एनर्जी। अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात करूँ तो सरफेस एनर्जी को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू एरिया, इनिशियल बोला जा रहा है तो दिस इज इनिशियल एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लेकिन यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो कितने सरफेस, 2 फ्री सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज 2t इंटू सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई r स्क्वायर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, दैट इज 2t इंटू फाइनल एरिया दैट इज 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32 पाई r स्क्वायर इंटू टी। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्ड फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 24 पाई r स्क्वायर इंटू टी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two light rays initially in same phase travel through two media of equal length L having refractive index m1 and m2, m1 greater than m2। मतलब क्या पहले कहने का मतलब है डायग्राम में जो दिया हुआ है वो μ1 है और μ2 है, इसका मतलब है m1 का मतलब है यहाँ पर μ1 से और m2 का मतलब है यहाँ पर μ2 से। यहाँ पर दे दिया गया, हमें मालूम है जब किसी मीडियम में अगर ट्रैवल करती है तो वहाँ पर जो एक्सेस पाथ लेंथ जो ट्रैवल होता है वो एक्सेस पाथ लेंथ कितना होता है, दैट इज μ-1 इंटू व्हाट, थिकनेस। तो अगर ध्यान से देखें पहले मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ1, तो पहले के लिए जो पाथ लेंथ हो गया वो कितना हो गया μ1-1 इंटू लेंथ, दूसरे के लिए पाथ लेंथ एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो हो गया दैट इज μ2-1 इंटू लेंथ। इसका मतलब अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो x2 x1 कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा μ2-μ1 इंटू l। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स हमें मालूम है, यहाँ पर रख लें 2 पाई इंटू वट μ2-μ1 इंटू एल डिवाइडेड बाई लेमडा। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्टेन इन ए सर्टेन फ्रेगमेंट ऑफ screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, the number of fringes is observed in the same segment of the screen. इसके लिए आप लोगों को कंडीशन मालूम होगा, n1 lambda 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n2 lambda 2। आपसे बोला गया है n2 निकालना है, इसका मतलब n1 lambda 1 डिवाइडेड बाई lambda 2 लिख सकते हैं। n1 आपको दे दिया गया दैट इज 12 फ्रिंजेस, lambda 1 की वैल्यू दे दी गई 600 नैनोमीटर, यूनिट हमारी दोनों की सेम है, 600 डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर, 20 से 20 कैंसिल,
4 से 3 टाइम में ये कैंसिल, मतलब ये हो गया 18 नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड फॉर वायलेट, ग्रीन, रेड कलर्स, इट इज रेस्पेक्टिवली वी विल गेट। आप लोगों को मालूम होगा जो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, कम होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखें, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए फोकल लेंथ हमारा ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ई करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन फिल्म म्यू इज इक्वल टू 1.6 ऑफ थिकनेस 0.01 मिलीमीटर is introduced in the path of one of the two interfering beams. The central fringe is moves to the position occupied by the 10th bright fringe earlier. The wavelength of the wave is. आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट होती है तो जो वो उसका डिस्टेंस हो जाता है वो y कितना हो जाता है, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। और ये जो पोजीशन है वो 10th ब्राइट फ्रिंज का है। इसका मतलब है 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पोजीशन होगा 10 लेमडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d बाई d से ये कैंसिल। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 10। म्यू की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 1.6 माइनस 1। थिकनेस दे दिया गया है और थिकनेस हमारा 0.01 मिलीमीटर दे दिया गया है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.01 मिलीमीटर को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.01 इंटू वट 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखा जा सकता है 10। इसका मतलब ये हो गया 0.6, यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर माइनस 6। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम बोल दो या फिर 600 नैनोमीटर बोल दो। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। Let's go for question number 18. The gauge pressure at the depth of 500 meter in an ocean will be, the density of sea water is 1.03 into 10 to the power 3, g is equal to 10 meter per second square. आपसे बोला गया है एक्सेस प्रेशर कितना होगा, दैट इज द गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच। डेप्थ की वजह से यहाँ पर 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 दे दिया गया है, यहाँ पर 10 दे दिया गया है एंड दिस वन इज व्हाट 500 मीटर। इसे सॉल्व करें तो दिस इज 5.15 इंटू व्हाट 10 टू द पावर 6 हो जाता है। आंसर किस में दे दिया गया, 10 टू द पावर 5 में, मतलब 51.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 18 का ए करेक्ट है। Let's go for question number 19. A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon with the refractive index of water 4/3 and the fish is 12 centimeter below the surface. The radius of the circle. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर मान लिया जाए फिश यहाँ पर है, इसे बाहर का वर्ल्ड देखना है तो हमें ये मालूम है कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब लाइट बाहर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, मतलब इस रीजन में सिर्फ लाइट नज़र आएगा और इस रीजन में लाइट नज़र आएगा, मतलब इतने रेडियस का जो सर्कल है उसमें लाइट नज़र आएगा और लाइट नज़र आएगा तो इमेज देख पाएगा। इसका मतलब है ये जो रेडियस है, इस रेडियस का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। h क्वेश्चन में दे दिया गया है दैट इज 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। म्यू हमारा कितना है 4/3, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई रूट 9, रूट 9 ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई रूट 7 सेंटीमीटर। सो दिस वुड बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस थ्रू विच लाइट विल कम आउट। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का 36 डिवाइडेड बाई रूट 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन हमारा सी है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। द वैल्यू ऑफ जी एट ए प्लेस डिक्रीजेस बाय 2% द बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मरकरी। किसी भी प्लेस पे अगर जी की वैल्यू 2% घट जाती है तो उस समय पे बैरोमेट्रिक हाइट कितनी होगी ये पूछा गया है। तो बैरोमेट्रिक हाइट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है h इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। इस जी को आप समझ सकते हो जी इफेक्टिव। यहाँ पर अगर g 2% अगर घट जाता है, अगर ये g 2% अगर हमारा घट जाता है तो h ऑलमोस्ट 2% बढ़ जाएगा।
क्लियर है? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाई 2%। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? द एंगल्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास इज ऑप्टिज। ऑब्वियसली थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ग्लास और मरकरी के केस में। ग्लास और वाटर के केस में थीटा 0 डिग्री होता है, और बोल सकते हैं लेस देन 90 डिग्री होता है। वाटर ऑन इन क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट। ग्लास सरफेस पे जो वाटर है स्प्रेड आउट होना चाहती है, और मरकरी जो है वो एक ड्रॉप बनाना चाहती है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल टू ए लिक्विड ड्रॉप हैविंग सेम सरफेस टेंशन एंड रेडियस विल बी। हमें मालूम है कि अगर मैं एयर बबल की बात करूं तो एयर बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल इज इक्वल टू व्हाट, 4s डिवाइडेड बाई r। रेडियस सेम है, सरफेस टेंशन सेम है। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ये होता है हमारा 2s बाई r। एक सरफेस अगर फ्री है तो एक्सेस प्रेशर 2s बाई r होगा, दो सरफेस फ्री है तो एक्सेस प्रेशर 4s बाई r होगा। इनका रेशियो बोला गया था, इनका अगर रेशियो लिखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है जो एयर बबल का एक्सेस प्रेशर है और ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर है उसका जो रेशियो है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब है 2:1। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of power 2.5 diopter is in contact with a concave lens of focal length 25 cm. The power of the combination. पावर आपको डायोप्टर में पूछा गया है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो गया? f जो हो गया दैट f इज इक्वल टू व्हाट, 0.25 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉन्केव है इसलिए -0.25। तो पावर की अगर मैं बात करूँ तो पावर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -0.25। इसका मतलब ये हो जाएगा -4 डायोप्टर। इसका मतलब है कॉन्केव लेंस का जो पावर है -4 डायोप्टर है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो है दैट इज 2.5 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन का आपसे पावर पूछा गया है तो जो P इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट इज P1 प्लस P2। पावर इज द स्केलर, इसलिए स्केलर सम होगा यहाँ पर दैट इज -4 डायोप्टर प्लस व्हाट 2.5 diopter, and this is equal to what, -1.5 diopter. So this is the correct answer. So question number 23 का option A correct है। Let's go for question number 24. A structural steel rod has a radius of 20 millimeter and a length of 2 meter. If a 10 kilonewton force stretches it along its length, then stress produced in it is nearly. स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस को सिंपली लिखा जा सकता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स दे दिया गया 10 किलो न्यूटन मतलब 10 × 10⁻3। एरिया जो बोला गया है दैट इज रेडियस दे दिया गया है 20 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई × 10⁻³ इंटू 20 का होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया 10⁻4 डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻4। सो 4 पाई × 10⁻⁻4 ये ऊपर चला गया, इसका मतलब है 10⁻8 डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसका मतलब है यहाँ पर लिख सकते हैं 100 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 12.56 लिख लें, मतलब ये 13 के करीब है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 100 डिवाइडेड बाई 12.56 को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स होती है ना, 8 टाइम्स होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो आंसर होगा 8 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 25. A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। मान लिया जाए मैंने ये रूफ बनाया है, रूफ का ये फ्रंट व्यू मैंने बनाया, रूफ के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो वेलोसिटी यहाँ पर दे दिया गया है दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एरिया जो दे दिया गया है दैट इज़ 250 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर बोल दिया गया है प्रेशर अगर हमारा P0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 है। यहाँ पर रूफ के टॉप सरफेस पे 0.1 बोल दें, बॉटम सरफेस पे 0.2 बोल दें,
तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बर्नौलिस इक्वेशन लगा सकते हैं। बर्नौलिस इक्वेशन लगा रहे हैं तो ध्यान से देखें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऑलमोस्ट सेम हाइट पे होगा, क्योंकि ये रूफ की बात कर रहे हैं तो रूफ ऑलमोस्ट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम हाइट पे होगा। तो मैं अगर यहाँ पर बर्नौलिस इक्वेशन लगाऊं तो यहाँ पर बर्नौलिस इक्वेशन लिखें, सो पी नॉट प्लस रो जी एच, इसके पास भी होगा रो जी एच, इसके ये कैंसिल आउट। यहाँ पर हाफ रो वी ए स्क्वायर, ये वाला टर्म भी हमारा जीरो हो गया। ऊपर की बात करें तो ऊपर जो प्रेशर है दैट इज़ व्हाट, ऊपर का प्रेशर हम लोग लिख लें P1, क्योंकि ऊपर में वेलोसिटी है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंट होगा। सो P1 प्लस व्हाट हाफ रो वी ए स्क्वायर, सिंस यहाँ का रो जी एच और यहाँ का रो जी एच सेम होगा सो कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूँ तो ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो 1 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब P1 P0 से कम है तो मैं बोल सकता हूँ P0 माइनस P1 जो होगी दैट इज़ द एक्सेस प्रेशर हाफ रो वी ए स्क्वायर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ P0 ज़्यादा है P1 कम है तो एक्सेस प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। यहाँ पर आपसे फोर्स बोला गया है, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर into area and this is the excess pressure that is half rho va square into area। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, डेंसिटी कितना दे दिया गया है 1.2 दे दिया गया है। एयर का वेलोसिटी 40 मीटर स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 2। एरिया की बात करें तो ये हो गया हमारा 250 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2 से 0.6 टाइम में ये कैंसिल, तो यहाँ पर फाइनली क्या आया, यहाँ पर 16 इंटू 25 ये 400 हो जाएगा, ये 4000 मतलब 4 इंटू 10 टू पावर 3 10 टू पावर 2, इसका मतलब है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5। और प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो फोर्स का भी डायरेक्शन हमारा ऊपर की ओर होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। The average depth of an ocean is about 2200 meter if the bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power 9 Newton per meter square, then the fractional compression delta V divided by V of the water is। फ्रैक्शनल कंप्रेशन आपसे पूछा गया है, इसका मतलब डेल्टा V डिवाइडेड बाई V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सेस प्रेशर मतलब रो जी एच डेप्थ की वजह से यहाँ पर लिख ले 10 टू द पावर 3, कुछ भी मेंशन नहीं है। जी हमारा 10, एच की बात करें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3। 2200 को लिखा जा सकता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। 2.2 से 2.2 कैंसिल, तो मैं ये बोल सकता हूँ 3, यहाँ पर 3 6 और यहाँ पर 7, इसका मतलब है 10 टू द पावर -2, इसका मतलब है 0.01। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है, एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है 20 सेंटीमीटर। साथ में एक और चीज़ बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया जिसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और क्वेश्चन से अगर ध्यान से देखें तो एक एंड जो पोल के क्लोजर है वो 20 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब ये वाली एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रही है। ये वाली एंड अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रही है तो इसका जो इमेज बनेगा, अगर मैं इमेज की बात करूं तो इसका जो इमेज बनेगा, इस वाले पॉइंट का इमेज इसी जगह पर बनेगा। तो इसके इमेज की बात नहीं करते हैं, मैं इस पॉइंट के इमेज की अगर बात कर लूँ तो हमें ये पता चल जाएगा जो फाइनल इमेज दोनों एंड का होगा उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वही हमारा लेंथ ऑफ द इमेज कहलाएगा। तो अगर ध्यान से देखें, इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मिरर के पोल से कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ u जो है वो हमारा -30 सेंटीमीटर है, जो f है वो हमारा -10 सेंटीमीटर है। तो इस एंड के लिए जो इमेज बनेगा उसके लिए वर्बुला uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। यहाँ पर u हमारा कितना -30, f हमारा -10 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 10, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 10 से -20 2 टाइम में कैंसिल, 2 से ये -15, इसका ये मतलब है v जो है -15 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो इमेज है वो -15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, इसका इमेज तो यहीं पे बन रहा है -15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर इधर होगा कहीं पे। क्लियर है, इसका मतलब है इसका जो इमेज होगा ये होगा, ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28।
In resonance tube, if the first resonating length is 18 cm and the second resonating length is 56 cm, radius of the tube is. एक फार्मूला है एंड करेक्शन से रिलेटेड, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट 3 डिवाइडेड बाई 5R, दैट इज 0.6R आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब है रेडियस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 3E। अगर हमें E पता चल जाए तो रेडियस ऑफ द ट्यूब मिल जाएगा, और E का जो फार्मूला है वो हमारा कितना है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। L2 हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया है, दैट इज 56 सेंटीमीटर। ये 3 इंटू L1 दैट इज 54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। इस 1 को इस इक्वेशन में रख दें तो ये हमारा R मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट 5 बाई 3 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट? 5 बाई 3 मतलब 1.67। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी होगा एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ये तो फार्मूला है और ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है, किसी विस्कस लिक्विड में अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो 2r² g डिवाइडेड बाई 9 ईटा सिग्मा माइनस रो। अब यहाँ पर जो है वही आप चेकआउट कर लीजिए। तो 29 का ऑप्शन क्या है? सी होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। द शेप ऑफ मेनिस्कस व्हेन कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो मेनिस्कस जो बनता है वो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस का होता है। कॉन्वेक्स सरफेस को कॉन्केव अपवर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड देन लिक्विड ऑफ मास m राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। इफ कैपिलरी tube of triple radius is taken, the mass of the liquid rising in the tube is। मान लिया जाए एक ट्यूब था, इसमें जो लिक्विड राइज कर रही है वो मान लो h हाइट लिक्विड राइज कर गई। इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमारा r था। अगर इसका रेडियस 3 टाइम कर दिया गया तो आपसे पूछा गया जो लिक्विड राइज करेगी उस लिक्विड राइज का जो मास होगा वो कितना होगा। अगर इसका मास अगर कैपिटल M है तो इसका मास कितना लिखा जाएगा? दैट इज m डैश। तो ध्यान से देखिए, जो h का जो फार्मूला है वो h का फार्मूला 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर r रेडियस अगर 3 टाइम हो गया है, इसका मतलब जो h होगा h डैश जो होगा वो लिखा जाएगा h/3, मतलब जो प्रीवियस हाइट होगा उससे 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब प्रीवियसली इसके पास जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कितना था? v। इनिशियली जो वॉल्यूम था वो था हमारा 4πr²h, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। सो दिस इज व्हाट πr²h। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड देन द लिक्विड ऑफ मास कैपिटल M राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। इफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ ट्रिपल रेडियस इज टेकन द मास ऑफ लिक्विड राइजिंग इन द ट्यूब इज। मान लिया जाए एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड h हाइट राइज कर जाती है जिसका रेडियस बोल दिया गया है r है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लिक्विड है वो कैपिटल M है। बोला गया कि अगर ट्यूब को 3 टाइम्स बना दिया जाए, मतलब इसका रेडियस अगर 3 टाइम कर दिया जाए, रेडियस अगर 3 टाइम कर दिया जाए तो आपसे बोला गया ये कितना हाइट राइज करेगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो कितना होगा। यहाँ पर अगर रेडियस हमारा 3r हो गया तो सबसे पहली बात ध्यान से देखें, ये जो लिक्विड होगा ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी तो इनिशियल वॉल्यूम लिखा जाएगा πr²h। जो फाइनल वॉल्यूम लिखा जाएगा वो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? जो v डैश जो है वो लिखा जाएगा πr², मतलब कितना 9r² इंटू h डैश। और हमें मालूम है यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी सेम है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि m डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखें, v डैश डिवाइडेड बाई v, क्योंकि डेंसिटी अगर सेम है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सो m डैश डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v डैश जो लिखा गया वो कितना लिखा गया 9πr² डैश डिवाइडेड बाई व्हाट? v, दैट इज यहाँ पर कितना πr²h। πr² से πr² कैंसल, सो 9h डैश डिवाइडेड बाई h। सिंस h का जो फार्मूला है वो h का फार्मूला है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, और हमें मालूम है कि अगर रेडियस अगर बढ़ाते हो, रेडियस अगर 3 टाइम्स कर दिया मतलब h जो होगी वो h/3 हो जाएगी। इसका मतलब h डैश जो नई h जो होगी वो h/3 हो जाएगी। तो यहाँ h डैश की जगह पर अगर मैं लिख लूँ 9 इंटू वट h डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल, मतलब ये हो गया हमारा 3 m डैश डिवाइडेड बाई m जो होगा दैट इज 3। इसका मतलब m डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3m।
सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। द प्रेशर डिफरेंस इन टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू एडवांसेस व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू डिवीजन ऑफ द हेड स्केल इज। अगर एक बार अगर रोटेट करते हैं तो जितना आगे बढ़ती है उसे हम लोग पिच कहते हैं। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 34. A thin convex glass lens of refractive index 1.5 has power of 5 diopter. When the lens is immersed in a liquid of refractive index mu, it acts as a divergent lens of focal length 100 cm. The value of mu of liquid is. यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5, जो पावर दे दिया गया है दैट इज 5 डायोप्टर। तो यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई पावर एंड दिस इज 0.2 मीटर। तो सेंटीमीटर में बोला जा सकता है दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब इसे किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसकी वजह से जो लेंस है वो डाइवर्जेंट हो गई है। डाइवर्जेंट मतलब जो फोकल लेंथ हो गया वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पहले जो फोकल लेंथ था वो हमारा 20 सेंटीमीटर था। फोकस का जो फार्मूला है वो हमारा क्या 1/f इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर जानते हैं म्यू माइनस 1 इंटू वट 1/r1 माइनस 1/r2। अगर किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा जा सकता है म्यू माइनस 1। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ f2 डिवाइडेड बाई f1, मतलब फाइनल फोकस जो है वो हमारा f2 है एंड दिस इज डिवाइडेड बाई f1। इसे मैं लिख सकता हूँ f2 डिवाइडेड बाई f1 मतलब मीडियम में जब रखा है और f1 जो है विदाउट मीडियम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1। अब सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है, इसका इस्तेमाल कर लें। f2 दे दिया गया है, f2 दे दिया गया है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, इसका मतलब f2 जो है वो माइनस 100 है। सो दिस इज माइनस 100 डिवाइडेड बाई व्हाट दिस इज 20। म्यू एल जो दिया गया है दैट इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई म्यू एस जो दे दिया गया है दैट इज म्यू माइनस 1। तो ये कितना हो गया 5 टाइम में हो गया। इसका मतलब ये माइनस 5 इंटू वट 1.5 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू वट 0.5। ये 5 से 0.1 टाइम में ये कैंसिल, ये हमारा माइनस 0.1 हो गया। सो 1.5 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज़ 1 माइनस 0.1 दिस इज़ 0.9। सो म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज़ म्यू की वैल्यू कितना 1.5 डिवाइडेड बाई 0.9। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करें 3 से 3 टाइम में और ये 5 टाइम में, इसका मतलब ये 5 डिवाइडेड बाई 3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 35. A concave mirror of focal length f produces an image n times the size of the object. If the image is real, then the distance of the object from the mirror is n times मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो v है that v is equal to मैं लिख सकता हूँ माइनस nu। क्लियर है? और ये जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है तो जो फोकस है वो हमारा क्या होगा नेगेटिव, दैट इज माइनस है। सो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू वट 1/f। 1/v जो है दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई nu प्लस वट 1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई f। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको, अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ और साथ में ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये हमारा टर्म हो जाएगा माइनस 1/nu माइनस 1/u इज इक्वल टू वट माइनस f। सो माइनस 1/f माइनस माइनस ये कैंसिल। तो अगर मैं यहाँ पर u की बात करूँ तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 1/u 1/n प्लस वट 1 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/u इंटू वट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/u u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू वट f। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36। द लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल एट द सरफेस ऑफ ए लेक of water is 24 centimeter, then to an underwater fish
just below the water surface the tip of the pole appears to be। ध्यान से देखें, जो पोल है, ये जो पोल है वो कितने हाइट का है, ये बोल दिया गया है 24 सेंटीमीटर हाइट का है। इसके नीचे अगर मैं बोलूँ कि एक फिश है, फिश जब इसे ऑब्जर्व कर रही है तो ये जो टॉप ऑफ द पोल है इसका जो हाइट होगा वो कितना पूछा गया है। जब हम लोग बोलते हैं रेयर से, रेयरर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है और डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो अपेरेंट हाइट होगी दैट इज म्यू इंटू एच होगी। म्यू इंटू एच, म्यू की जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 4/3 है। एच की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 24, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 से 8 टाइम में, इसका मतलब ये कितना 32 सेंटीमीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37। If in a plano convex lens radius of curvature of convex surface is 10 cm and the focal length of lens is 30 cm, the refractive index of the material of the lens, plano convex lens है, तो यहाँ पर जो focal length दे दिया गया है that focal length is equal to what 30 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर होगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 10 सेंटीमीटर है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया इन्फिनिटी है। जब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू वट म्यू माइनस 1 इंटू वट 1/r1 माइनस 1/r2। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो होगा दिस R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस R, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R1 अगर इन्फिनिटी है तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ म्यू माइनस 1 इंटू वट 1/r दैट इज वट 10। फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है दैट इज 1/30, म्यू माइनस 1 इंटू वट 1/10, 10 से ये 3 टाइम में ये कैंसिल। सो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 4/3 एंड दिस इज 1.33। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू शॉन इन द फिगर, लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट दे दिया गया है 0.01 मिलीमीटर और यहाँ पर ध्यान से देखिए जो सर्कुलर स्केल है उसका फ्रंट साइड है 6 के बाद है, इसका मतलब 6 mm हमारा मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए जो कॉन्साइडिंग डिवीजन है वो देख ले, कॉन्साइडिंग डिवीजन 41 है, लिस्ट काउंट हमारा 0.01 है, 41 इंटू 0.01 मिलीमीटर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 6.41 मिलीमीटर। सो रीडिंग जो होगी वो 6.41 मिलीमीटर होगी। तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? 6.41 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 38 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंसेज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 40। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हैज ए रिफ्रैक्टिव एंगल of 60 degree. At what angle must a ray be incident on it so that it suffers a minimum deviation? जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो आपको मालूम होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के केस में I जो होती है वो E के बराबर होती है, R1 जो होती है वो R2 के बराबर होती है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट A/2। ए क्वेश्चन में दे दिया गया है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर R1 हमारा 30 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से अगर ये R1 अगर हमें मिल गया 30 डिग्री तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। म्यू की वैल्यू दे दी गई है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया गया है दैट इज √2। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू वट म्यू दैट इज √2 इंटू साइन R1 और साइन R1 हमारा 30 डिग्री, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1/2 मतलब ये 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब है साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। सो आई इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 45 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41। A point object is moving with speed u0 at a position somewhere between 2f and f in front of convex lens. The speed of its image is। जब भी 2f से लेकर f के बीच में जाती है
तो जो इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड हो रही है इसका मतलब है डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, डिस्टेंस तेजी से बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ रही होगी। इसका ये मतलब है 2f से f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की स्पीड u0 से ज्यादा होगी। क्लियर है? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 42. Which among the following device does not work on the base of Pascal law? Pascal law के प्रिंसिपल पे कौन नहीं काम करता? पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करता है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर नहीं, वेंचुरीमीटर भी नहीं काम करता है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। Let's go for question number 43. If a lens is moved towards the object from a distance of 40 cm to 30 cm, the magnification of the image remains same. The focal length of the lens is magnification same है, ये हो तभी होगा जब m1 is equal to लिखा जाएगा -m2 और जो magnification का फार्मूला है that is f divided by f plus u, ये हम लोग लिख सकते हैं f divided by f plus u। पहले जो इमेज जो ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ पे थी? 40 सेंटीमीटर पे थी। इसका मतलब मैं लिख लूँ f माइनस 40 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लूँ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, दैट इज व्हाट f माइनस 30। f से f यहाँ पर कैंसिल, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 40 माइनस एफ इज इक्वल टू व्हाट f माइनस 30। इसका मतलब ये 2f हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू हाउ मच? 70। इसका मतलब f इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ दिस इज 35 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। Let's go for the next question. 44. In a car lift, compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius of 10 cm. This pressure is transmitted to a second piston of radius 20 cm as shown in the figure. If the mass of the car to be lifted is 1500 kg, the value of F1 will be. यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस साइड में कार है, ध्यान से देखें, इसे मैं ऑब्जेक्ट की तरह मान लूँ। ये हमारा कितने केजी का है? 1500 केजी का है। इसे साइड 2 बोल दें, इसे साइड 1 बोल दें और बोला गया यहाँ पर फोर्स दिया गया दैट इज F1। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू व्हाट? F2 डिवाइडेड बाई A2। सो F1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ F2 इंटू वट? A1 डिवाइडेड बाई A2। अब यहाँ पर A1 A2 नहीं दिया गया है, रेडियस दे दिया गया, तो रेडियस के में कन्वर्ट कर लें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। F2 मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लिखा जाएगा? 1500 इंटू जी, और जी हमारा कितना? 10। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ तो फोर्स हमारा कितना है? 15 इंटू 10 टू द पावर 3 R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 हमारा 10 सेंटीमीटर है और R2 हमारा 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू वट? 10 टू द पावर 3। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ ये 3.75 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में जो बोला गया है उसमें प्रिज्म एंगल दे दिया गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो दे दी गई है दैट इज कॉट ए डिवाइडेड बाई 2। हमें मालूम है म्यू इज इक्वल टू जो होता है दैट इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट? साइन ए बाई 2। म्यू जो है वो कॉट ए बाई 2 है, कॉट ए बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट? साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, कॉस ए बाई 2 को मैनिपुलेट करें साइन के टर्म में तो लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस ए बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल, मतलब मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए इज इक्वल टू वट? डेल्टा मिनिमम प्लस ए। इसका मतलब है डेल्टा मिनिमम क्या होगा? डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 180 माइनस 2a। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, शानदार गया होगा। आप लोगों ने मेहनत किया है तो रिजल्ट तो आना ही आना है। जिन्होंने मेहनत नहीं किया है वो कोशिश करें मेहनत करने की, मेहनत करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।